हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 द अर्थ एंड द ग्रेटिट्यूड का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो और हम आपके एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए हमने दूसरा चैनल भी बनाया है जिसका नाम है अब्दुल एंड रुबीना चैलेंज। वो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो फ्रेंड्स। उधर आपको चैलेंजिंग वीडियोस मिलेगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 है द अर्थ एंड द ग्रेटिट्यूड। तो हम पृथ्वी और ग्रेटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। तो पृथ्वी तो आपको मालूम है, ग्रेटिट्यूड क्या है वो आप आगे चैप्टर में देखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो इधर लिखा गया मेक फ्रेंड्स विथ मैप। तो आपको मैप से दोस्ती जोड़नी है। मैप्स कैसे पढ़ना है वो आपको आना चाहिए। तो ये देखो, इधर कुछ दिया गया मैप हमें। तो इधर हमारे कॉन्टिनेंट है 7 कॉन्टिनेंट जिनका नाम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया के अंदर हमारा इंडिया भी आता है, ऑस्ट्रेलिया और हमारा अंटार्कटिका। ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, इन्हें कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है। तो ये कॉन्टिनेंट्स में प्लेसेस का नाम दिया गया है जैसे कि एसटी पीटरबर्ग और आगरा और टोक्यो और पोर्ट ब्लेयर और लीमा और केम्बरली। तो ये सारे प्लेसेस का नाम है। और इधर पर्सन्स का भी नाम दिया गया, पीपल का, चिल्ड्रंस का, कि कौन कौन से चिल्ड्रंस कौन से प्लेसेस में रहते हैं। तो एसटी पीटरबर्ग में हमारा रहता है ग्राहम, और हमारा रोम में रहता है, जो रोम मैंने नाम नहीं लिया था प्लेस का, तो रोम में रहते हैं हमारे नटालिया जो गर्ल हैं, और आगरा में रहता है शाहिद, और पोर्ट ब्लेयर पर रहती है मीनाक्षी, और टोक्यो में रहती है लड़की जिसका नाम है मिचिको, और लीमा में रहती है हमारी लड़की जिसका नाम है एंड्रिक। तो ये है जो प्लेसेस के नाम दिए। पहले तो कॉन्टिनेंट दिए गए हैं, फिर कॉन्टिनेंट के अंदर प्लेसेस दिए गए हैं, और प्लेसेस के अंदर चिल्ड्रंस का नाम दिया गया है। तो हमें देखते हैं क्या एक्टिविटी करनी है। तो फिगर 1.1 है, ये पूरा वर्ल्ड मैप है हमारा। ऑब्जर्व फिगर 1.1 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इधर नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, फॉलोइंग्स यानी कि नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं हमें उससे आंसर करना है विद द हेल्प ऑफ द मैप। ये जो मैप ऊपर दिया गया है उससे हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो विच प्लेसेस आर शोन ऑन द मैप। तो कौन से प्लेसेस मैप पे शो हुए हैं, हमने नाम लिया था अभी, एसटी पीटरबर्ग, रोम, आगरा, टोक्यो, पोर्ट ब्लेयर, केम्बरली और लीमा। ये सारे प्लेसेस का नाम दिया गया, आप लिख लेना ये आंसर। और क्वेश्चन नंबर 2, इन विच सिटी इज द ताजमहल लोकेटेड। कौन सी सिटी में ताजमहल है। ताजमहल इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ आगरा। आप इधर देख सकते हो, मेरे एरो को देखो, ताजमहल कौन सी सिटी में लोकेटेड है, आगरा में ताजमहल लोकेटेड है। अभी थर्ड क्वेश्चन, इन विच कॉन्टिनेंट इज द ताजमहल लोकेटेड। कौन सी कॉन्टिनेंट में ताजमहल लोकेटेड है फ्रेंड्स। तो इधर देखो आप, ताजमहल आगरा में है, और आगरा कौन सी कॉन्टिनेंट में आया है, हमारी एशिया कॉन्टिनेंट में। तो ताजमहल इज लोकेटेड इन एशिया कॉन्टिनेंट। अभी तो हमने किया ये 4th क्वेश्चन। अभी देखो थर्ड, हमने ये वाला क्वेश्चन किया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और अभी हम करेंगे 4th वाला क्वेश्चन। इन विच डायरेक्शन इज द ताजमहल लोकेटेड फ्रॉम ग्राम इन एसटी पीटरबर्ग, फॉर काटिया इन केम्बरली, फॉर मिचिको इन टोक्यो एंड मीनाक्षी इन पोर्ट ब्लेयर। तो देखो अभी ये सारे बच्चों का नाम दिया गया है। इन बच्चों के मुताबिक ताजमहल है, यानी कि ताजमहल वो कौन सी लोकेशन में पड़ेगा, इनको समझो। अभी देखो ग्राहम इधर रह रहा है, तो ताजमहल इसके कौन से साइड रहेगा, ताजमहल इसके लिए कौन से लोकेशन में रहेगा, तो वो हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्शंस देख लेते हैं, हमारे पास कितने डायरेक्शंस है। तो डायरेक्शन इधर दिया गया नॉर्थ, और नीचे आएगा हमारा एस यानी कि साउथ, और इधर आएगा हमारा ईस्ट। मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ईस्ट, और इधर आएगा हमारा वेस्ट। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ये सारे हमारे डायरेक्शंस हैं। तो कौन से, तो हर एक बच्चे के हिसाब से ताजमहल उनमें कौन से डायरेक्शन में रहेगा वो हमें बताना है।
तो हमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट का उपयोग करना पड़ेगा उसके लिए। तो सबसे पहले इधर देख सकते हो आप, ग्राहम के मुताबिक देखेंगे तो ग्राहम के मुताबिक हमारा ताजमहल, हम ग्राहम को कहाँ कौन सी डायरेक्शन में है, तो ग्राहम को ताजमहल कौन सी डायरेक्शन में वो देखेंगे। तो ग्राहम को है, देखो हमें डायरेक्शंस भी देखना पड़ेगा और सब डायरेक्शंस भी देखना पड़ेगा। तो ग्राहम जो है वो ऊपर है, नॉर्थ में साइड में है, तो ताजमहल जो उसके नीचे है, ताजमहल कहाँ है, नीचे है। तो ग्राहम के लिए ताजमहल कौन सा होगा, साउथ डायरेक्शन में। तो ये तो हमारा डायरेक्शन था, अभी सब डायरेक्शन देखना होगा। तो ग्राहम जो है मिडल में है, तो ये कौन सा साइड है, ये है हमारे कौन से साइड, ईस्ट के साइड। तो ग्राहम के लिए ताजमहल कौन से डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट में है। किधर है, साउथ ईस्ट में, क्योंकि साउथ में क्यों, देखो ऊपर रहता तो नॉर्थ होता और नीचे है ताजमहल तो साउथ में हो गया, और कौन से साइड में है, ईस्ट साइड में है, तो कौन सा हो गया, साउथ ईस्ट हो गया। तो ग्राहम के लिए ताजमहल है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। अभी नटालिया के लिए देखते हैं, नटालिया के लिए ताजमहल जो है, तो फ्रेंड्स इधर जो नटालिया था उसे नहीं पूछा गया कि कौन से डायरेक्शन में नटालिया के लिए ताजमहल है। तो इधर देख सकते हो आप, ग्राहम का पूछा गया था जो कि मैंने आपको अभी बताया। एंड फॉर काटिया इन केम्बरली, तो काटिया के हिसाब से कौन से डायरेक्शन में पड़ेगा ताजमहल, तो काटिया जो है दोस्तों, काटिया इधर है, ये वाला केम्बरली में आप देख सकते हो इधर। तो काटिया को ताजमहल कौन से डायरेक्शन में पड़ेगा, तो ताजमहल काटिया के हिसाब से नॉर्थ में है और थोड़ा सा ईस्ट साइड है, राइट हैंड साइड, तो थोड़ा सा राइट हैंड साइड है हमारे, तो ये नॉर्थ ईस्ट में होगा। काटिया के लिए कौन से डायरेक्शन में है, काटिया जो लड़की है उसके वो लड़की के हिसाब से ताजमहल कौन से डायरेक्शन में है, उसके प्लेस के अकॉर्डिंगली केम्बरली के हिसाब से, तो ताजमहल जो है वो है नॉर्थ ईस्ट में। और अभी सेकंड कौन सा बोला गया है, ग्राहम हो गया, काटिया हो गया और मिशिको। अभी मिशिको के हिसाब से देखना है हमें, तो मिशिको टोक्यो में है, तो मिशिको के हिसाब से जो है हमें बताना है कि आगरा कौन से डायरेक्शन में है, यानी कि ताजमहल। तो मिशिको के हिसाब से ये होगा। तो फ्रेंड्स मिशिको के लिए ये जो ताजमहल है वो सिर्फ हम बताएंगे कि इतना कि वो वेस्ट में है। किस में है, वेस्ट में, क्योंकि इस साइड है, आप देख सकते हो इधर डायरेक्शंस। तो देखो मिशिको इधर है, समझो सेंटर में इधर साइड है, तो इस साइड ताजमहल है। मिशिको के किस साइड है, इस साइड ताजमहल है, तो ये क्या हो गया, वेस्ट डायरेक्शन हो गया। तो मिशिको के हिसाब से ताजमहल जो है वेस्ट में है। अभी नेक्स्ट कौन सा बोला गया हमारा, मिशिको इन टोक्यो हो गया और मीनाक्षी इन पोर्ट ब्लेयर। तो अभी मीनाक्षी के हिसाब से ताजमहल कौन से डायरेक्शन में उसे पड़ेगा, तो मीनाक्षी तो इधर है और मीनाक्षी के हिसाब से ताजमहल रहेगा। तो फ्रेंड्स मीनाक्षी को आप देख सकते हो, मीनाक्षी के ऊपर साइड है, यानी कि मीनाक्षी को ताजमहल जाना है तो नॉर्थ में जाना होगा और थोड़ा सा वेस्ट साइड जाना होगा, क्योंकि वो मीनाक्षी से थोड़ा वेस्ट साइड में है। तो उसे कौन से डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, डायरेक्शन और सब डायरेक्शन हम बोलेंगे तो उसे टोटली नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा मीनाक्षी के हिसाब से। तो अभी हमारा ये हो गया है फोर्थ वाला क्वेश्चन भी। अभी हम करेंगे फिफ्थ वाला क्वेश्चन। शाहिद इन आगरा इज स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन इन शाहिद इन आगरा इज स्पेसिफाइंग द डायरेक्शंस इन विच द अदर्स लिव्स, हाउ विल ही एक्सप्रेस देम। तो दोस्तों शाहिद जो आगरा में है उसे बताना है, स्पेसिफाई करना है डायरेक्शंस, तो वो कैसे एक्सप्रेस करेगा कि कौन किधर रह रहा है, तो वो हमें बताना है। तो शाहिद के हिसाब से कौन से डायरेक्शन में रह रहा है वो हमें बताना है। तो फ्रेंड्स शाहिद जो लड़का है वो कैसे बता पाएगा कि कौन से डायरेक्शन में रह रहा है, तो हम एक एक को चिल्ड्रन को लेंगे और बताएंगे कि शाहिद के हिसाब से वो कौन से डायरेक्शन में है। तो अभी हम टोक्यो को लेते हैं। तो टोक्यो जो है शाहिद से कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है लेकिन ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। और मीनाक्षी कौन से डायरेक्शन में, साउथ में है लेकिन वो भी ईस्ट में है, तो मीनाक्षी शाहिद से साउथ ईस्ट में हो जाएगा। और अभी काटिया जो है साउथ में है शाहिद के हिसाब से, पर लेकिन थोड़ा सा कौन से साइड में है, वेस्ट में है, यानी कि साउथ वेस्ट में हो जाएगा। और शाहिद के हिसाब से नटालिया जो है नॉर्थ में है और कौन से डायरेक्शन में है, वेस्ट में है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा।
और शाहिद के हिसाब से ग्राम किधर है, ग्राहम जो है नॉर्थ में है और थोड़ा सा वेस्ट साइड में है, तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। और शाहिद के हिसाब से जो एनरिक है वो कौन से पे है, तो शाहिद के हिसाब से ये साउथ में है और थोड़ा सा वेस्ट साइड में है, यानी कि साउथ वेस्ट में है। तो होप सो समझ में आ गया होगा ये। तो एनरिक जो है शाहिद के हिसाब से साउथ वेस्ट में है। अभी ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अभी लास्ट वाला, इन विच डायरेक्शन विल नटालिया इन रोम एंड एनरिक इन लीमा सेज द अदर चाइल्ड लिव्स, विल देयर आंसर बी द सेम। तो देखो, जो नटालिया जो रोम में रहती है और एनरिक जो लीमा में रहती है, वो कैसे बताएगी कि दूसरे चिल्ड्रंस कहाँ रहते हैं, क्या इन दोनों का आंसर सेम होगा? आइए देखते हैं ऊपर मैप में। तो फ्रेंड्स, ये दो जो बच्चे हैं, दो नटालिया और एनरिक, इनके हिसाब से दूसरे बच्चे कहाँ रहेंगे, क्या इन दोनों का आंसर सेम रहेगा? तो देखो, नटालिया के लिए जो ग्राहम है वो नॉर्थ साइड में है, पर लेकिन थोड़ा सा ईस्ट में होगा, तो नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे हम। और लीमा के लिए भी ये नॉर्थ ईस्ट में ही है। और अभी नटालिया के लिए जो शाहिद है वो साउथ में रहेगा और ईस्ट साइड में रहेगा, तो नटालिया के लिए शाहिद साउथ ईस्ट हो जाएगा और लीमा के लिए ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। क्योंकि देखो, अभी नटालिया जो है इधर है रोम में और शाहिद जो है आगरा में है, तो ये नीचे जा रहा है यानी कि साउथ में और ईस्ट साइड में, तो साउथ ईस्ट हो जाएगा। पर लीमा जो है नीचे है और आगरा जो है उसके लिए ऊपर डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ में जा रहा है, तो नटालिया के लिए तो ये साउथ ईस्ट में होगा, पर एनरिक के लिए जो होगा ये एनरिक के लिए जो होगा ये कौन से डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ ईस्ट में होगा। और नटालिया के लिए अभी मीनाक्षी कौन से डायरेक्शन में होगी, नटालिया के लिए मीनाक्षी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगी और लीमा के लिए ये होगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। समझ में आया? और ये काटिया के लिए नटालिया के लिए काटिया जो रहेगी वो कौन से डायरेक्शन में होगी, साउथ ईस्ट में होगी। और लीमा के लिए ये काटिया जो है कौन से डायरेक्शन में होगी, साउथ में होगी और ईस्ट साइड में होगी उसके लिए भी। और नटालिया के लिए टोक्यो कौन से डायरेक्शन में होगी, नटालिया के लिए टोक्यो थोड़ा सा ऊपर है, या आप बोल सकते हो बराबर में ही है, तो वो आप मैं सिर्फ इतना बोल दो कि ये कौन से डायरेक्शन में है, इसके लिए ईस्ट डायरेक्शन में। नटालिया के लिए टोक्यो ईस्ट डायरेक्शन में है और एनरिक के लिए ये कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट में है। तो इस तरह से इन दोनों के आंसर थोड़े थोड़े अलग है। क्या इनके आंसर सेम्स है? हमें यह भी पूछा गया था, ये भी पूछा गया था, इन वॉट डायरेक्शन विल नटालिया इन रोम एंड एनरिक इन लीमा सेज द अदर चाइल्ड्स लिव। लीमा एक प्लेस का नाम है। इन अदर चाइल्ड लिव्स, विल देयर आंसर बी द सेम, क्या इनका आंसर जो है सेम होगा? तो देखो फ्रेंड्स, इनका आंसर सेम नहीं होगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्लेसेस में हैं और अलग अलग प्लेसेस में रहेंगे तो इन दोनों के हिसाब से ये सारे लोग भी अलग अलग डायरेक्शंस में होंगे। तो देखते हैं अभी आगे ये पढ़ के। ग्राहम, काटिया, मिचिको, नटालिया, मीनाक्षी, शाहिद एंड एनरिक have answered the above questions differently using different direction and sub directions। तो जो ग्राहम नाम का लड़का है, काटिया जो नाम की लड़की है, मिशिको नाम की लड़की, नटालिया नाम की लड़की, मीनाक्षी नाम की लड़की और शाहिद नाम का लड़का और एनरिक नाम की लड़की, इन्होंने ये सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है। जो भी क्वेश्चंस हमें पूछे गए थे डिफरेंटली, अलग अलग है इनका आंसर। क्या इनका आंसर सेम है सबके लिए? सबका आंसर अलग अलग है यूजिंग डिफरेंट डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शंस। तो इन्होंने भी डायरेक्शन और सब डायरेक्शंस यूज़ किए हैं, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ऐसे डायरेक्शंस यूज़ किए। सब डायरेक्शंस मीन्स नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ऐसे इन्होंने सब डायरेक्शंस भी यूज़ किए हैं। तो इन सब का आंसर अलग अलग है। द ताजमहल इज लोकेटेड एट वन प्लेस एंड द सेम प्लेस, and that is Agra. However, when each
Each one of the children told the direction from their respective place. Their answers were different. तो देखो जो ताजमहल है फ्रेंड्स, इधर मैं इधर आपको पहले ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने मार्क की है वो रफ करता हूँ पहले, तब आपको वापस से अच्छे से समझा पाऊँगा आगे का मैं। तो देखो ये देखो ये रह गया था, ये रफ कर लेता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। तो देखो ये जो ताजमहल है वो एक ही प्लेस पर है, एक ही प्लेस पर है। कौन सी प्लेस पर? आगरा पर है। ये ताजमहल एक ही प्लेस पर लोकेट है, एक ही प्लेस पर रहता है। पर जब हम अलग अलग चिल्ड्रंस को बोलते हैं, जैसे कि ग्राम को बोलते हैं, नटालिया को बोलते हैं, एनरिक को, जब हम बोलते हैं कि ताजमहल तुम्हारे लिए कौन सी डायरेक्शंस में है वो बताओ, तो इन सब का आंसर जो है अलग अलग होता है, क्योंकि ये अलग अलग प्लेसेस पे है। इन सब का आंसर अलग अलग होता है, पर ताजमहल तो एक ही प्लेस पर है तो इनका आंसर अलग अलग होता है। Their answers were different. इनका आंसर अलग होता है. This means that the use of direction alone does not help us to accurately describe the location of a place. इसका मतलब सिर्फ डायरेक्शंस का ही यूज़ करने से, डायरेक्शन यानी कि इधर देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसका मतलब सिर्फ डायरेक्शन और सब डायरेक्शन यूज़ करने से हम एक्यूरेटली यानी कि एकदम करेक्ट, एकदम एक्यूरेट लोकेशन यानी कि एक्यूरेट प्लेस का लोकेशन यानी कि वो प्लेस कहाँ है वो हम नहीं बता सकते। सिर्फ डायरेक्शन से ही आप नहीं बता सकते। देखो अभी मैं रह रहा हूँ इधर, तो मेरा डायरेक्शन कहीं, मैं डायरेक्शन बताऊँगा ये प्लेस मेरे लिए वेस्ट में है, तो खाली मैं इतना बता दूंगा तो कि क्या आपको एक्यूरेट पता चल जाएगा। देखो अभी शाहिद रह रहा है आगरा में, तो अगर वो बोलता है मेरे लिए ग्राहम जो है नॉर्थ वेस्ट साइड में है, तो क्या पता चल जाएगा कि लोकेशन कहाँ है, कहाँ एक्चुअली ग्राम रह रहा है? नहीं। तो इसी तरह से हमें डायरेक्शन और सब डायरेक्शन से एक्यूरेट लोकेशन नहीं पता चल रही है, यानी कि डायरेक्शन और सब डायरेक्शन से हमें प्रॉपर एकदम करेक्ट लोकेशन नहीं पता चल रही है, इसीलिए अभी देखो नहीं पता चली। दैट इज़ वाई इट बिकम्स नेसेसरी टू फाइंड अ न्यू सिस्टम टू स्टेट द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ। इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी हो गया, नेसेसरी यानी कि ज़रूरी, कि एक नया सिस्टम स्टेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, क्या फाइंड आउट करने के लिए हमें ये नया सिस्टम बनाना पड़ा, कौन सा, क्या फाइंड आउट करने के लिए? प्रिसाइज लोकेशन। प्रिसाइज यानी कि एकदम करेक्ट, एकदम एक्यूरेट लोकेशन फाइंड आउट करना है, यानी कि एक्यूरेट यानी कि एकदम प्रॉपर, जो हमें पूरा बताएगा कि ये प्लेस कहाँ है। डायरेक्शन जैसा नहीं, सिर्फ डायरेक्शन नहीं, पूरा एक्यूरेट हमें लोकेशन पता करना है अर्थ पर, तो एक नया सिस्टम हमें इसके लिए स्टेट करना पड़ा, बनाना पड़ा। लेट अस सी व्हाट इट इज़। तो देखते हैं आगे चैप्टर में कि क्या है वो। तो अभी हम नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। थिंक अ लिटिल, इसके बारे में आपको थोड़ा सोचना है। ऑब्जर्व द ग्लोब इन योर स्कूल। तो ग्लोब जो होगा यानी कि जो मिनिएचर यानी कि जो छोटा अर्थ के जैसा ही दिखेगा, अर्थ के जैसा ही आपको दिखेगा राउंड, और वही अर्थ के कलर का होगा, जो एक छोटा सा होगा जो रखा जाएगा जिस पर आप लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो वो जो ग्लोब आपके स्कूल में होगा उसे आप ऑब्जर्व करना और थिंक अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड देन डिस्कस देम। तो ये जो क्वेश्चंस बोले गए हैं उनके बारे में आप सोचना, आपके ग्लोब को देखकर, और उनके बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कस भी कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है? देयर आर सम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द ग्लोब्स, विच ऑफ दिस लाइंस आर मोर इन नंबर्स। तो ग्लोब यानी कि जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का जो छोटा पार्ट जो हमने बनाया, पृथ्वी के जैसा ही छोटा दिखने वाला, जिस पर हम लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे हम ग्लोब कहते हैं। तो वो जो छोटा ग्लोब आपके स्कूल के टेबल पर रखा जाएगा, टीचर टेबल पर रहेगा या कोई रूम में रहेगा, कोई क्लासरूम में रहेगा, तो वो ग्लोब को आपको देखना है। और वो ग्लोब में कुछ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल यानी कि खड़े हुए लाइन, हॉरिजॉन्टल यानी कि जो हॉरिजॉन्टल रहेंगे, यानी कि ऐसे वाले लाइंस, इन्हें हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं, और ऐसे वाले जो लाइंस हैं उन्हें वर्टिकल्स कहते हैं। जो सीधे लाइंस हैं उन्हें वर्टिकल्स, और जो टेढ़े लाइन है उन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो ये लाइंस ग्लोब पर बने हुए होते हैं। विच ऑफ दिस लाइंस आर मोर इन नंबर। तो क्या वर्टिकल लाइन यानी कि जो खड़े हुए लाइन ज़्यादा है, या हॉरिजॉन्टल लाइंस आर मोर इन नंबर। तो कौन से ना, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, कौन से लाइंस
ज़्यादा हैं ग्लोब पर, वो आपको बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट लेबल्स डू दिस लाइन्स हैव, व्हाट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस डू यू सी इन द लेबल्स। तो व्हाट लेबल डू दिस लाइन हैव, व्हाट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस डू यू सी इन द लेबल्स। तो इन लाइन को क्या लेबल्स दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, वो आपको देखना है ग्लोब पर, और क्या इनके लेबल्स में, इन दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस में, इनके लेबल्स में क्या समानता है और क्या अलग अलग चीज़ें हैं, कैसा उनका डिफरेंस है नाम का, वो आपको देखना है। अभी थर्ड क्वेश्चन, वाई विल इट बी पॉसिबल टू एक्चुअली ड्रॉ सच लाइन्स ऑन द अर्थ। क्या ये पॉसिबल होगा, विल इट बी पॉसिबल टू एक्चुअली ड्रॉ सच लाइन्स ऑन द अर्थ। तो फ्रेंड्स क्या पॉसिबल है जो ये वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल लाइंस आपके ग्लोब पर बने हैं, तो क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है हमारे अर्थ पर बनाने के लिए। तो इसका आंसर है नो, आप नहीं बना सकते। इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका रीज़न आपको दिया गया है एक्सप्लेनेशन में। तो चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन, फिगर 1.2 अर्थ साइज। तो ये फिगर 1.2 में आपको क्या बताया गया है, ये डायग्राम में आपको अर्थ के साइज के बारे में बताया गया है कि अर्थ कितना बड़ा है। तो चलिए देखते हैं। फिगर 1.2 shows the length of the east, west and north-south diameters of the earth. This will give you some idea about the size of the earth. तो देखो फिगर 1.2 में आपको क्या दिखाया गया है, लेंथ दिया गया है यानी कि लंबाई ऑफ द ईस्ट वेस्ट एंड द नॉर्थ साउथ डायमीटर्स ऑफ द अर्थ। तो देखो ईस्ट, ये क्या है हमारा ईस्ट है हमारा, ये वाला जो पार्ट है हमारा क्या है, ईस्ट है। ये वाला जो पार्ट है हमारा वेस्ट है। ये वाला जो पार्ट है हमारा क्या है, साउथ है। और ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा, ये वो है नॉर्थ है, एन। तो फ्रेंड्स ईस्ट से वेस्ट तक लेकर कितना है हमारा, कितना दिया है लेंथ ऑफ द ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ डायमीटर्स। तो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक ये जो डायमीटर की लेंथ दी गई है अर्थ की, वो कितनी है, तो 12,756 किलोमीटर्स है ईस्ट से लेकर वेस्ट तक हमारे। और नॉर्थ और साउथ से कितनी है, 12,714। तो ईस्ट से वेस्ट तक कितनी है, 12,756, और नॉर्थ से साउथ तक 12,714। तो ये दिया गया है डायमीटर्स की लेंथ है, ये ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ साउथ डायमीटर्स ऑफ द अर्थ, इनकी लेंथ दी गई है। दिस विल गिव यू सम आइडिया अबाउट द साइज ऑफ द अर्थ। तो आप आइडिया लगा सकते हो इससे, ये कितने किलोमीटर से आप बता सकते हो कि, इतना सोच सकते हो कि आप कितना बड़ा अर्थ है। अर्थ जो है हमारा बहुत ही बड़ा है। Oceanic water, uneven nature of land, forest, innumerable islands of the different size and building make it impossible to actually draw such lines on the earth. तो जैसे कि हमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वेश्चन पे हमें ये पूछा गया था कि हम असली में क्या अर्थ पर हम ऐसे लाइंस बना सकते हैं लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए प्लेस का। तो इसका आंसर मैंने बताया था नहीं। तो इसका रीज़न ये है कि ओशनिक वाटर यानी कि समुद्र का पानी, अनइवन नेचर ऑफ द लैंड यानी कि अनइवन मतलब कहीं ऊंचा रहेगा, कहीं माउंटेन आ जाएगा तो कहीं नीचे गड्ढा रहेगा, तो कहीं बिल्डिंग्स आ जाएंगे, कहीं फॉरेस्ट आ जाएंगे, कहीं आइलैंड्स आ जाएंगे। तो बहुत सारे आइलैंड्स की वजह से, बिल्डिंग्स की वजह से, ओशनिक वाटर्स की वजह से ये लाइंस बनाना पॉसिबल नहीं है हमारे अर्थ पर लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए। In order to overcome this difficulty, geographers developed a miniature model of the earth in form of a globe. तो ये डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए, ये डिफ़िकल्टी का हल निकालने के लिए, सल्यूशन निकालने के लिए, तो जोग्राफर्स जो है यानी कि जो जोग्राफी के बारे में पढ़े हैं और उन्हें नॉलेज है, तो जोग्राफर्स ने क्या किया, डेवलप किया एक मिनिएचर यानी कि स्मॉल मॉडल, जो छोटा, मिनिएचर यानी कि छोटा मॉडल बनाया उन्होंने अर्थ का, अर्थ जैसा ही दिखने वाला छोटा मॉडल बनाया जिसको नाम दिया उन्होंने ग्लोब, इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब। तो उन्होंने ग्लोब बनाया जिसकी मदद से हम कोई भी प्लेस का लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस कैन बी यूज टू डिटरमाइन लोकेशन ऑन द अर्थ। तो ग्लोब का हम यूज़ कर डिटरमाइन कर सकते हैं यानी कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं लोकेशन, पता कर सकते हैं लोकेशन कोई भी प्लेस का अर्थ पर हमारे।
वन कैन एक्चुअली ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स ऑन अ ग्लोब थो नॉट ऑन द अर्थ। तो कोई भी इंसान हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स ग्लोब पर तो ड्रॉ कर सकता है, ये पॉसिबल है, पर अर्थ पर नहीं। एक्चुअली हम रियल अर्थ पर हम नहीं ड्रॉ कर सकते लाइंस, पर हम ग्लोब पर, जो कि एक मिनिएचर मॉडल है हमारे अर्थ का जो जोग्राफर्स ने डेवलप किया है, उस पर हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। थस दे आर इमेजिनरी लाइंस ऑन द अर्थ। तो फ्रेंड्स, ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस है हमारे अर्थ के ग्लोब पर, तो ये जो है इमेजिनरी लाइंस है। इमेजिनरी लाइंस यानी कि नॉट एग्जिस्टिंग, मीन्स ये लाइंस जो है वो असली में एग्जिस्ट नहीं होंगी, ये रियली अर्थ पर नहीं ड्रॉ किए गए हैं, ये सिर्फ इमेजिनरी है। ये लाइन नॉट एग्जिस्टिंग मीन्स ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब असली में ये लाइंस नहीं है, सिर्फ हमें हेल्प और लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए, इसीलिए हम इसे ड्रॉ किए हैं हमारे मिनिएचर मॉडल के ऊपर, ग्लोब के ऊपर। अभी हम पढ़ेंगे एंगुलर डिस्टेंस के बारे में फ्रेंड्स। तो एंगुलर डिस्टेंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो है फिगर 1.3 एंगुलर डिस्टेंस के बारे में हमें सिखाएगा। तो फिगर 1.3 में आप देख सकते हो 3 टाइप के इलिप्स बने हुए। इलिप्स यानी कि क्या, देखो अभी हमारा जो ग्लोब रहेगा उस पर देखो आप ग्लोब पर आप देखे होगे अपने स्कूल में जो ग्लोब है आपका, उस पर आप देखोगे ग्लोब पर आपको इधर बताया गया था ग्लोब ऑब्जर्व करने के लिए। तो आप देखोगे ऐसे सर्कल बनाए गए हैं ग्लोब पर। तो ये सर्कल आपको इधर सिर्फ ओवल शेप में दिखेंगे, ये जो बनाए हैं उसे ही हम इलिप्स कहते हैं। तो वो जो सर्कल्स हमारे ग्लोब पर बने हैं, अगर आप उन्हें फ्रंट व्यू से देखते हो तो उसे आपको क्या दिखेंगे, सिर्फ वो ओवल शेप के इलिप्स दिखेंगे। तो वो आपको इधर 3 इलिप्स दिए गए हैं और सेंटर से हम कोई भी लोकेशन फाइंड आउट कर रहे हैं प्लेस का, तो वो एक एंगल बनाते हैं और एंगल का हमें क्या मिलता है, उसका हमें डिस्टेंस मिलता है, उसे हम एंगुलर डिस्टेंस कहते हैं। उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी। द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ इज डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो कोई भी प्लेस का हमें लोकेशन फाइंड आउट करना है हमारे अर्थ पर, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे पहचानेंगे, अर्थ के रेफरेंस से, अर्थ की मदद से हम पहचाने सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के बीच से, अर्थ के सेंटर से ही हम पहचानेंगे उसे, अर्थ के सेंटर से। देखो अभी ये पूरा अर्थ बना हुआ है और बीच में जो एम पॉइंट है वो अर्थ का सेंटर है, अर्थ का सेंटर है, यानी कि इक्वेटरल प्लेन के जो बीच में जो सेंटर है वो अर्थ का हमारा सेंटर है, यानी कि पूरे अर्थ का बीच वाला पार्ट है। तो उससे ही हम कोई भी प्लेस का लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू डू इट वी कंसिडर स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑन द सरफेस एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो फ्रेंड्स, अगर हमें अर्थ पर सेंटर से लोकेशन फाइंड आउट करना है, इन ऑर्डर टू डू इट, तो अगर हमें लोकेशन फाइंड आउट करना है सेंटर से, वी कंसिडर अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑन द सरफेस एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हमें उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर करनी पड़ेगी जो कि नॉर्थ पोल से हमारे पूरा कहाँ तक होगी, साउथ पोल तक होगी। नॉर्थ पोल से कहाँ तक, साउथ पोल तक होगी और अर्थ के सेंटर को भी ज्वाइन करेगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे, तो ऐसे ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है, इस तरीके से हमें ये लाइन बनानी है। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर करनी पड़ेगी जो कि अर्थ के सेंटर को और दोनों सरफेस को नॉर्थ और साउथ के ज्वाइंट करेगी। एट द सेंटर इट मेक्स एन एंगल विथ द प्लेन ऑन द इक्वेटर। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको इधर लाइन बताई थी, वी कंसीडर स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑन द सरफेस एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये जो मैंने लाइन बताई थी बीच वाली, वो एक्चुअली में ये वाली लाइन नहीं है, तो थोड़ा सा इधर मिस्टेक हो गया। तो ये वाली जो लाइन है वो नहीं आएगी बीच वाली। हमें कौन सी लाइन बनानी पड़ेगी, वी पॉइंट से, ये जो वी पॉइंट है ये वाली स्ट्रेट लाइन हमें इधर बनानी पड़ेगी जो एम पॉइंट से वी पॉइंट्स को जोड़ेगी। आप इधर देख सकते होगे, इधर मैं मिटाता हूँ ये वाली लाइन को। तो ये वाली जो लाइन है, यानी कि ये वाला जो एम से वी पॉइंट तक लेकर ये जो लाइन बनी है, ऑलरेडी आपके बताई गई है, वो लाइन हमें बनाना पड़ेगा। एट द सेंटर इट मेक्स एन एंगल विद द प्लेन ऑन द इक्वेटर। तो ये जो इक्वेटर, ये देखो इधर लिखा है इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन, ये इक्वेटर है हमारा, जो इक्वेटर यानी कि बीच वाला जो हमारा होता है सर्कल अर्थ पर, उसे हम इक्वेटर कहते हैं, जो बीच वाला होता है।
तो इक्वेटर प्लेन पर क्या हो जाएगा, एक एंगल बन जाएगा। जब आप ये एक लाइन बनाओगे ना, स्ट्रेट लाइन बनाओगे जो वी पॉइंट से एम पॉइंट तक आप बनाओगे, जो एक सरफेस से लेकर हमारा सेंटर और अर्थ को ज्वाइंट करेगा, वो लाइन बनाने से हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक एंगल बन जाएगा हमारे इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ पर, प्लेन ऑफ द इक्वेटर पर एक लाइन, एक एंगल बन जाएगा। द मेजर ऑफ द एंगल इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द लोकेशन। तो उसका जो भी मेजर आएगा, यानी कि मतलब जो भी उसका लेंथ आएगा, मेजर आएगा, यानी कि इधर 30 डिग्री आया है, तो ये हमें यूज़ होगा, ये हमें हेल्प करेगा लोकेशन फाइंड आउट करने में। फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 1.3 द मेजर ऑफ द एंगल XMV इज 30 डिग्री, दैट इट्स एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इज 30। तो देखो अभी जो एंगल X, M और V का कितना है, एंगल X और M, एंगल XMV का हमारा जो है 30 डिग्री मेजर है। तो ये हमें हेल्प करेगा लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए। ये क्या है, ये 30 डिग्री उसका एंगुलर डिस्टेंस है इक्वेटोरियल प्लेन से, इक्वेटर से लेकर वो लोकेशन तक, यानी कि इधर देखो, इधर दिया गया है दैट इट्स इन एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। तो ये जो एंगल का 30 डिग्री है वो इसका क्या है, एंगुलर डिस्टेंस है इक्वेटर से। अभी हम आगे बढ़ते हैं। लुक एट द फिगर एंड टेल द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम द इक्वेटर। तो ये जो y है, तो इक्वेटर से ये y का एंगुलर डिस्टेंस आपको बताना है फिगर देखकर। तो इक्वेटर है m पॉइंट पर, और इधर बीच में ये जो लाइन है m और v पॉइंट को जो जोड़ी है, उसे वो लाइन हमने बनाई, तो एक एंगल बन गया हमें m और v से, और ये इसको मिलाकर एक एंगल बन गया। तो m इक्वेटर से y तक इसका एंगुलर डिस्टेंस क्या है, तो इसका एंगुलर डिस्टेंस है 60। इक्वेटर से m पॉइंट तक इसका एंगुलर डिस्टेंस क्या है, 60 है। फिगर 1.3 शोज अनदर प्लेन। तो फिगर 1.3 में आपको अनदर प्लेन, यानी कि अनदर इलिप्स, यानी कि ओवल शेप का एक सर्कल दिख रहा होगा, ओवल शेप दिख रहा होगा आपको फिगर 1.3 में। ये वाला आप देख सकते हो, ये वाला, ये भी, ये जो है ये एक है, प्लेन है, इसे इलिप्स भी कह सकते हैं। इट पासेस थ्रू x, तो वो किससे जा रहा है, x के थ्रू पास हो रहा है। इधर आप देख सकते हो, ये देखो ये x है, x के थ्रू वो पास हो रहा है। मैं मिटाता हूँ फिर आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें। तो ये मैं मिटा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो देखो अभी फिगर इधर से देखो, x से क्या हो रहा है, x से वो पास हो रहा है, ये इलिप्स इधर n से x तक पास हो रहा है वो। और अभी आप देख सकते हो इधर आगे नीचे, इट इज़ पैरेलल टू द प्लेन ऑन द इक्वेटर। तो ये जो इक्वेटर है हमारा, इक्वेटर का जो प्लेन है, ये वाला मिडल वाला जो है, ये इक्वेटरल प्लेन है, यानी कि ये ओवल शेप का है, इक्वेटर पर बना है। और ये जो है एक्स वाला हमारा ऊपर वाला जो दिया गया है, ये इक्वेटर प्लेन से पैरेलल है। पैरेलल यानी कि जो कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, इंटरसेक्ट यानी कि टकराएंगे नहीं, तो इंटरसेक्ट नहीं होंगे यानी कि कभी वो टकराएंगे नहीं, वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। एंड सी हाउ इट्स मीट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, और वो आपको देखना है कि कैसे वो सरफेस ऑफ द अर्थ को मीट किया है, यानी कि वापस से मैं मिटाऊंगा और वापस से बताऊंगा। तो इधर आप देख सकते हो, आपको वो देखना है कि कैसे वो सरफेस ऑफ द अर्थ को पूरा मीट हुआ है, यानी कि टच हुआ है। ये देखो इधर आपने देखा और इधर भी आपने देखा, ये पूरे सरफेस ऑफ द अर्थ को पूरा टच हुआ है और मिल गया है। मीट यानी कि मिल जाना। नोट दैट इट फॉर्म्स सर्कल्स ऑन द सरफेस। तो आप देख सकते हो कि अर्थ के सरफेस पर एक सर्कल बन गया है, इससे एक सरफेस पर एक सर्कल बन गया। एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल एंड द इक्वेटर प्लेन फॉर्म एन एंगल ऑफ 30 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो देखो कोई भी पॉइंट, अगर ये पॉइंट ले लो आप, ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, ये सारे जो पॉइंट्स बने हैं, देखो इन्हें पूरा नहीं बनाया गया है, पॉइंट पॉइंट में बनाया गया है। तो अगर आप कोई भी पॉइंट ले लो, तो अगर उसे आप सेंटर से उसका एंगल बनाओगे, अगर आप सेंटर से देखो, इधर से मैंने एक एंगल बना दिया, तो अगर उसे आप सेंटर से एंगल बनाते हो उसका, कोई भी पॉइंट को टच कर कर, तो उसका एंगुलर डिस्टेंस क्या आएगा, 30 ही आएगा। तो देखो
इधर वापस से मैं पढ़ के दिखाता हूँ. एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल एंड इक्वेटोरियल प्लेन फॉर्म एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो इक्वेटोरियल प्लेन और ये पॉइंट को अगर आप छोड़ोगे तो इन दोनों मिलकर क्या एक एंगल बनाएंगे जो कि 30 डिग्री का ही बनेगा. समझ गए फ्रेंड्स. पर इधर कौन सी बात हुई है, ऊपर वाले की बात हुई है, ऊपर वाले की. अगर कोई भी पॉइंट आप ऊपर वाले के जो इलिप्स है उसको आप टच करते हो, ज्वाइन करते हो तो इक्वेटोरियल प्लेन से, तो एक एंगल बना देगा वो जो कि 30 डिग्री का होगा. अभी नीचे आते हैं हम. डू इट योरसेल्फ, आपको वो सिर्फ खुद से करना है. तो फ्रेंड्स डू इट योरसेल्फ यानी कि ये आपको खुद से करना है, पर मैं ये आपको करके ज़रूर दिखाऊंगा. यूज़ फिगर 1.4 फॉर दी फॉलोइंग. तो इसके लिए आपको ये जो फिगर दिया गया है 1.4 ये वाला, ये आपको करना है. ये सारे काम करने के लिए आपको ये फिगर यूज़ करना है. फिगर 1.4. तो इन द अपर पोर्शन ऑफ दिस सर्कल एट द सेंटर एक्स draw angles of 20 degree V1x K1 and V2x K2. K1 and the K2 being the points on these circles. Draw an ellipse joining K1 and K2. तो जो अपर पार्ट है, ये देखो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है हमारा अर्थ, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट. तो अपर पार्ट ये वाला है जो इधर मेरा एरो है, और ये वाला लोअर पार्ट है. इक्वेटर बीच में लाइन बनी है, और उसके वाला जो ऊपर वाला पार्ट है वो अपर है, ये जो नीचे वाला है डाउनवर्ड है. तो अपर और लोअर पार्ट में आपको, अपर पार्ट में दोस्तों जो ऊपर वाला पार्ट है एट सेंटर एक्स ड्रॉ एंगल ऑफ 20. तो आपको सेंटर एक्स के बीच में आपको एक एंगल बनाना है जो कि हमने इधर बनाया था. इधर जो आपने एंगल देखा था ना, ऐसे आपको एंगल बनाना है. मैं बना के बताऊँगा आपको ज़रूर. तो आपको ऐसा एंगल बनाना है सेंटर एक्स में. एक्स जो हमारा सेंटर है अर्थ का, जो पॉइंट एक्स दिया गया उसका नाम, 20 डिग्री का हमें एंगल बनाना है. दो एंगल बनाने हैं, एंगल्स बोला गया इधर. दो एंगल बनाने हैं आपको, V1x K1 और K2x V2x K2. ऐसे दो एंगल्स बनाने हैं. एक V1x K1 बनाना है और एक V2x K2 बनाना है. तो K1 एंड K2 बीइंग द पॉइंट्स ऑन दी सर्कल्स. तो वो जो सर्कल है यानी कि इलिप्स, उसका नाम क्या देना है हमें, K1 और K2. ड्रॉ एन इलिप्स ज्वाइनिंग K1 एंड K2. तो आपको एक इलिप्स बनाना है K1 और K2 को ज्वाइन करके. जैसे इलिप्स यानी कि ये वाला, तो ये वाला आप देख सकते हो फ्रेंड्स. इधर मैं दिखाता हूँ आपको. तो इधर देखो ये है, ये 30 डिग्री एन और 30 डिग्री एन. तो इधर ये दिया गया है. तो फ्रेंड्स ये वाला जो है ना, ये वाला ये एक इलिप्स है. ऐसा ही आपको इलिप्स बनाना है, पर उसको नाम क्या देना है, K1 और K2. तो फ्रेंड्स अपर पार्ट में आपको ऐसा इलिप्स बनाना है और दो एंगल्स बनाने हैं 20 डिग्री के. सेंटर से बनाना है आपको जो एक्स पॉइंट है. और इन द लोअर हाफ ऑफ द सर्कल्स, तो जो सर्कल दिया गया है उसके लोअर पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में, मार्क एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड नेम देम पॉइंट्स ऑन दी सर्कल्स P1 एंड P2. ड्रॉ एन इलिप्स ज्वाइनिंग P1 एंड P2. तो देखो दोस्तों, आपको अभी लोअर पार्ट में बीच के सेंटर से ही आपको मार्क करना है, एंगल बनाना है 60 डिग्री का, जिसको एंड नेम द पॉइंट्स ऑन दी सर्कल्स एज P1 एंड P2. और आपको उन्हें नाम देना है P1 और P2. ड्रॉ एन इलिप्स ज्वाइनिंग P1 एंड P2. तो लोअर पार्ट में आपको एंगल बनाना है 60 डिग्री का, और उनके जो पॉइंट्स हैं उनको नाम देना है P1 और P2. और वो दो पॉइंट से आपको इलिप्स बनाकर उन दोनों पॉइंट से ज्वाइन कर देना है इलिप्स को. और अपर पार्ट में भी वही बताया गया, 20 डिग्री का एंगल बनाना है जो दो एंगल के नाम दिए गए हैं, और वो उनके दोनों को आपको नाम क्या देना है, K1 और K2. और ड्रॉ करना है आपको इलिप्स K1 और K2 से. तो फ्रेंड्स अभी मैंने इधर ड्रॉ कर लिया, आप देख सकते हो. तो देखो इधर हमें दो एंगल्स बनाने के लिए बोले थे, V1x K1 और V2x K2. ये जो 20 डिग्री के बनाने के लिए हमें बोला गया था. और अपर पार्ट में, और लोअर पार्ट में हमें क्या बनाने के लिए बोला था, लोअर पार्ट में भी हमें दो एंगल्स बनाने के लिए बोले थे, V1x P1 और V2x P2. तो ये सारे एंगल्स हैं.
ऊपर के जो दो एंगल्स है वो 20 डिग्री के हैं और नीचे के जो एंगल्स है वो 60 डिग्री के से है। तो हमने ये ड्रॉ कर ली है फ्रेंड्स। और ये वाले इसको पॉइंट को हमने K1 नाम दिया है इसको, और ये वाले पॉइंट को हमने K2 नाम दिया है। और ये वाले पॉइंट को जो है आप देख सकते हो, ये वाले पॉइंट को हम P1 नाम दिए हैं और ये वाले पॉइंट जो है ये वाली लाइन को P2 नाम दिए हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने नाम दे दिए जैसे हमें बोला गया था। अभी देखो, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, आर द डिस्टेंसेस बिटवीन K1 K2 एंड P1 P2 द सेम। तो फ्रेंड्स देखो आप इधर जो डिस्टेंस है K1 और K2 के बीच में और P1 और P2 के बीच में, क्या वो सेम है? तो आप देखो फ्रेंड्स, इधर K1 हमने ड्रॉ किया था वो इधर तक और K2 ड्रॉ किया था, ये कितने कि इनका एंगुलर डिस्टेंस कितना था? 20 डिग्री था। इनका एंगल का डिस्टेंस कितना था? 20 डिग्री था। एंगुलर डिस्टेंस इनके इक्वेटर से कितना था? 20 डिग्री था। और ये नीचे का 60 डिग्री वाले एंगल का कितना था एंगुलर डिस्टेंस? 60। तो ये वाली जो लाइन है वो लंबी होगी और ये वाली बड़ी। तो K1 और K2 और P1 और P2 का डिस्टेंस सेम नहीं होगा क्योंकि उनका एंगुलर डिस्टेंस जो है, इनका डिस्टेंस जो है सेम नहीं होगा क्योंकि उनका एंगुलर डिस्टेंस अलग अलग है, एक का 20 और एक का 60, इसीलिए इट इज़ नॉट सेम। अभी सेकेंड क्वेश्चन, कंपेयर द डिस्टेंसेस K1 XK1 एंड XP2, आर दिस डिस्टेंसेस द सेम और दे आर डिफरेंट? तो फ्रेंड्स आपको कंपेयर करना है डिस्टेंस XK1 से और XP2 से, क्या इन दोनों का डिस्टेंस जो है सेम है या अलग है, XK1 और XP2। तो X हमारा सेंटर में है और K1, XK1 और XP2 क्या इनका डिस्टेंस सेम है? अभी आप बोलोगे दोस्तों ये जो है 20 डिग्री का है और ये जो है एंगल 60 डिग्री का है, तो ऑब्वियसली ये लाइन बड़ी होगी। तो नहीं, इधर हम एक स्फीयर में देख रहे हैं, यानी कि एक राउंड सर्कल में देख रहे हैं। तो ये हम क्या देखेंगे? रेडियस देखेंगे, क्योंकि सर्कल का जो रेडियस की बात हो रही है, इधर डिस्टेंस और एंगल की बात नहीं हो रही, इधर डिग्री की बात नहीं हो रही है। इधर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? इधर जो बात हो रही है वो है रेडियस की। तो इट इज सेम रेडियस ऑफ दिस सर्कल। कभी भी सर्कल का जो रेडियस होता है वो सेम होता है। तो इसीलिए कंपेयर द डिस्टेंस XK1 एंड XP2, आर दिस डिस्टेंस द सेम और डिफरेंट? तो आंसर है इसका दिस डिस्टेंसेस आर सेम। यस, दिस डिफरेंस आर सेम। हम हाँ बोलेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है। नाउ कंपेयर द इलिप्स यू हैव ड्रॉन। तो आपको देखना है इलिप्स जो आपने ड्रॉन की है। तो दिस इलिप्स इज लार्जर और दिस इलिप्स, जो ये हमने ओवल शेप का सर्कल बनाया ये वाला, इसे इलिप्स कहते हैं। तो और ये वाला इलिप्स, हमने कितने टोटल 2 इलिप्स बनाए हैं इधर, तो 1 इलिप्स और 2 इलिप्स। तो ये इलिप्स बड़ी है और ये इलिप्स छोटी है। अभी विच इज़ द लार्जर इलिप्स? वाई, ये कौन सी इलिप्स लार्जर है? तो ये वाली इलिप्स लार्जर है। वाई, क्यों? क्योंकि बिकॉज द एंगुलर डिस्टेंस, बिकॉज ये वाला जो एंगल बना है XK1 और नहीं V1X और K1 और V2X K2, ये जो है ना, अगर हमारा जो एंगल जो रहेगा वो छोटा रहेगा तो हमारी इलिप्स जो रहेगी बड़ी रहेगी, और जो अगर हमारा एंगल बड़ा रहेगा इलिप्स छोटी रहेगी। जैसे कि ये दो, इधर 2 इलिप्स हमने ड्रॉ किए हैं, एक बड़ी और एक छोटी। देखो इधर हमने ऊपर वाला कितना एंगल ड्रॉ किया है? ऊपर में हमने 20 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है, इसीलिए इधर की इलिप्स बड़ी है। और इधर 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है, इसलिए इलिप्स छोटी है। अगर हमारा एंगल जो है छोटा रहता है तो इलिप्स ऑटोमेटिक बड़ी हो जाती है। और एक और रीज़न है, अगर हमारी जो इलिप्स है वो इक्वेटर से ज़्यादा नज़दीक होती है तो वो बड़ी होती है। तो देखो ये वाली जो हमारी इलिप्स है वो सबसे नीचे है, नीचे हो गई है, इक्वेटर से बहुत ही ज़्यादा दूर पर है। पर ये वाली इलिप्स जो है ना वो इक्वेटर से थोड़ी नज़दीक है, इसीलिए वो बड़ी है। अभी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अभी हम पढ़ेंगे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के बारे में कि क्या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। यू मस्ट हैव रियलाइज दैट द इलिप्स ड्रॉन बाय जॉइनिंग 20 डिग्री पॉइंट्स इज लार्जर देन द इलिप्स दैट जॉइंस 60 डिग्री पॉइंट्स। तो जो आपने पॉइंट्स जो आपने पॉइंट्स बनाकर 20 डिग्री का एंगल बनाया है, और जो पॉइंट्स ड्रॉ कर
तो देखो आपने इधर रियलाइज़ किया होगा जो इलिप्स यानी कि आप बनाए हैं इलिप्स, सर्कल ओवल शेप का जो इलिप्स बनाए हैं आप, इलिप्स इसे कहते हैं, वापस आपको बता रहा हूँ, ये वाली चीज़ को इलिप्स कहते हैं। तो ये जो आपने सर्कल ओवल शेप का बनाया है, अंडे के शेप का सर्कल बनाया है, जो आपने 20 डिग्री का बनाया है पॉइंट्स ड्रॉ कर वो इलिप्स जो है लार्जर है। जिसको देखो आपने पॉइंट्स ड्रॉ कर, देखो इधर आपने 2 पॉइंट्स बनाए हैं, ये K1 और K2, ये पॉइंट्स को ज्वाइन कर आपने इलिप्स बनाए इधर। तो ये जो 20 डिग्री के पॉइंट्स जो ड्रॉ कर आपने इलिप्स बनाए हैं वो लार्जर है, बड़ा है, जो इलिप्स आपने 60 डिग्री के पॉइंट्स ड्रॉ कर बनाए हैं। यानी कि जो 20 डिग्री के जो पॉइंट्स ड्रॉ कर हमने इलिप्स बनाए अपर पार्ट में वो हमारा लार्जर है। हाउएवर द डिस्टेंस K1 XK1 एंड XP2 आर द सेम, पर लेकिन जो डिस्टेंस है XK1 और XP2 में वो सेम है। दिस इज बिकॉज वी आर डीलिंग विद अ स्फीयर। ये क्यों? क्योंकि हम इधर किसके साथ डील कर रहे हैं? स्फीयर के साथ, क्योंकि सर्कल के साथ। और इधर किसकी बात हो रही है? रेडियस की बात हो रही है। सर्कल के साथ किसकी बात हो रही है? रेडियस हम सेंटर से ड्रॉ करते हैं सर्कल के सरफेस तक, तो जो सेंटर से हम सरफेस तक ड्रॉ करते हैं उसे हम रेडियस कहते हैं। ये जो लाइन दिख रही है सेंटर से सरफेस तक टच हुई है वो एक रेडियस है। हम इधर रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं, तो रेडियस ऑफ द सर्कल आर सेम, इसीलिए XK1 और XP2 हमारा सेम रहेगा। अभी देखो, नोट दैट दिस लाइन्स अपीयर्स टू बी इलिप्स इन द डायग्राम, ऑन द ग्लोब दे आर सर्कल्स। आपको इधर इलिप्स दिख रहे होंगे, ये जो डायग्राम में हमने बनाए हैं ये ओवल शेप के दिख रहे होंगे आपको, इधर ये इलिप्स दिख रहे होंगे। पर इधर देखो, पर दिस इलिप्स, हमें आपका डायग्राम में ये इलिप्स दिख रहे होंगे। ऑन द ग्लोब्स दे आर सर्कल्स, पर ग्लोब पर ये सर्कल्स बने हुए हैं। द सर्कल्स thus created at some angular distance from the center of the earth are parallels to one another। तो देखो जो सर्कल्स बनाए गए हैं ग्लोब पर हमारे कुछ एंगुलर डिस्टेंस पर, जिनके बीच में थोड़ा एंगुलर डिस्टेंस है, सेंटर से बनाए गए हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सेंटर से बनाए गए हैं अर्थ के, आर पैरेलल। तो देखो the circles thus created at some angular distance from the center of the earth are parallel to one another। तो ये जो सर्कल्स बनाए गए हैं कुछ एंगुलर डिस्टेंस पे है सेंटर के, अर्थ के सेंटर से उन्हें देखा जाता है। तो ये क्या है? जिनके ये पैरेलल है एक दूसरे से। तो ऐसे एक ही नहीं, बहुत सारे सर्कल्स हमारे ग्लोब पर बने हैं। ये क्या है? पैरेलल है, यानी कि ये आमने सामने, ये कभी इंटरसेक्ट यानी कि किसी के बीच में मिल नहीं जाएंगे, टकराएंगे नहीं। हैंस दे आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? पैरेलल्स ऑफ दिस लैटिट्यूड्स कहते हैं। द वैल्यू ऑफ पैरेलल्स आर एंगुलर मेजर्ड एक्सप्रेस्ड इन डिग्री। तो जो पैरेलल्स है, तो ये वैल्यू है इनकी, जो पैरेलल्स की वैल्यू ये किस में मेजर हुई है? एंगुलर डिस्टेंस से। एंगल से मेजर कर इनका एंगुलर डिस्टेंस निकाला गया, जो कि हमें डिग्रीज में दिखाया जाता है। देखो आपने देखा होगा इधर एंगुलर, हमने एंगल बनाया 20 डिग्री का, नहीं इधर आप देख सकते हो। तो हमने इधर एंगल बनाया 30 डिग्री का, इसकी हमें वैल्यू किस में? डिग्री में दिखाई गई, 30 डिग्री में दिखाई गई। इसी तरह से इसकी एंगल और डिस्टेंस हमें डिग्री में एक्सप्रेस किया जाता है। The degree of the parallel are measured from equator. The degree of the parallel are measured from the equator as shown in figure 1.5। तो ये फिगर 1.5 देख सकते हो, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो ये जो डिग्री है पैरेलल्स की, ये देखो आपने, ये हमें ओवल शेप के दिख रहे थे ना, ये सर्कल है। ये देखो आपने इधर देख रहे होगे सर्कल बने हुए अर्थ पर, इस तरीके से सर्कल, बहुत सारे, 1 सर्कल 2 सर्कल, इस तरह से बहुत सारे सर्कल्स बने हैं अर्थ पर, थोड़े थोड़े एंगुलर डिस्टेंस पर। तो ये जो एंगुलर डिस्टेंस है इनकी डिग्री द डिग्री ऑफ पैरेलल्स आर मेजर्ड फ्रॉम द इक्वेटर। तो इनकी जो डिग्री है पैरेलल्स की, उन्हें हम इक्वेटर से मेजर करते हैं। देखो आपने देखा होगा 0 डिग्री, फिर 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, फिर 30 डिग्री। हम इसे किससे मेजर कर रहे हैं? इसे हम किससे मेजर कर रहे हैं? इक्वेटर से मेजर कर रहे हैं। तो देखो इक्वेटर से इधर तक कितना हुआ? 10 डिग्री हुआ। फिर वापस से हम इक्वेटर पर आएंगे, फिर इक्वेटर से कितना हुआ? 20 डिग्री हुआ। 0 से कितना हुआ? 20। फिर देखो अभी 20 से 30 नहीं देखेंगे हम लोग, इक्वेटर से
इसके बीच का डिस्टेंस 10 ही नहीं है, हम इक्वेटर से इसे मेजर कर रहे हैं, तो इक्वेटर से इधर तक कितना होगा 30। हम हर एक पैरेलल्स को कहाँ से मेजर कर रहे हैं, इक्वेटर से मेजर कर रहे हैं। दैट इज वाई इक्वेटर इज कंसिडर्ड एज 0 डिग्री पैरेलल। इसीलिए हम इक्वेटर को क्या कंसिडर किए हैं, 0 डिग्री पैरेलल इसे हम कंसिडर किए हैं। देख सकते हो आप इक्वेटर पर, इधर इक्वेटर को क्या बताया गया है, जो बीच वाली है हमारे अर्थ की, उसे हम 0 डिग्री पैरेलल कंसिडर किए गए हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट पैरेलल, तो पूरे अर्थ की ये सबसे बड़ी पैरेलल है जिसका नाम है इक्वेटर, और उसे हम 0 डिग्री कंसिडर किए। आपको आएगा विच पैरेलल इज कंसिडर्ड एज 0 डिग्री, तो आपको लिखना है इक्वेटर। एंड विच इज़ द लार्जेस्ट पैरेलल, उसका भी आंसर है इक्वेटर। एंड ऑल्सो अ ग्रेट सर्कल, इट इज़ लार्जेस्ट पैरेलल एंड ऑल्सो अ ग्रेट सर्कल। ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट पैरेलल है और बहुत ही ग्रेट सर्कल है हमारे अर्थ की, क्योंकि वो बीच में है। देखो आप इधर, ये सबसे बड़ी क्यों है मैं बताता हूँ आपको। देखो इक्वेटर जो है ये सेंटर में रहती है अर्थ की, अर्थ के सेंटर में रहने से ये बड़ी हो गई। बाकी देखो जो सर्कल्स ऊपर ऊपर है वो छोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा अर्थ देखो गोल है, इसीलिए जो सर्कल्स है वो छोटे होते जाएंगे। जैसे ही हम नॉर्थ साइड बढ़ेंगे या साउथ साइड, जैसे आप ऊपर जाओगे या आप नीचे जाओगे, तो आपका जो सर्कल्स है वो छोटे होते रहेंगे, क्योंकि अर्थ जो है गोल बना है। जैसे आप ऊपर जा रहे हो सर्कल्स देखो आप छोटे हो रहे हैं, पोल्स के पास आप पहुंच जाओगे तो सर्कल पूरा ही छोटा हो जाएगा। इसीलिए जो इक्वेटर है वो सेंटर में, इसीलिए वो सबसे बड़ा सर्कल है। The angular distance of other parallels towards north and south goes on increasing away from the equator. तो जो angular distance है अदर पैरेलल्स का, तो ये दूसरे पैरेलल्स, दूसरे सर्कल्स जो बने हैं हमारे अर्थ पर, इनका एंगुलर डिस्टेंस इंक्रीज होते जाता है। जैसे कि 10, 20, 30, ऐसे इनका जो सर्कल्स है उनका एंगुलर डिस्टेंस इंक्रीज होते जाता है इक्वेटर से। जैसे वो इंक्रीज होते हैं, यानी कि देखो अभी ये इक्वेटर है 0 डिग्री का हमारे, तो इक्वेटर से जैसे वो ऊपर ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले पैरेलल्स या नीचे वाले पैरेलल्स, इक्वेटर से उनका क्या होता है, जैसे इक्वेटर से हम आगे आगे जाते हैं, आगे आगे जो वो पैरेलल्स जाते हैं उनका एंगुलर डिस्टेंस बढ़ता जाता है, या चाहे वो नीचे हो चाहे वो ऊपर हो। तो नीचे भी ऐसा ही होगा, नीचे 10 डिग्री आएगा इधर, फिर देखो इधर 10 डिग्री आ जाएगा, फिर 20 डिग्री आ जाएगा, 20 डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा। इसी तरह से नीचे भी होगा और ऊपर भी होगा, ऐसे ही इंक्रीज होता रहेगा एंगुलर डिस्टेंस इक्वेटर से। यूज़ योर ब्रेन पावर, आपको इधर अपना ब्रेन पावर यूज़ करना है अभी। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म इक्वेटर, तो इक्वेटर क्या है वो आपको ये समझाना है। तो फ्रेंड्स आपको इक्वेटर क्या है वो समझाना है। तो इक्वेटर एक ऐसी लाइन है, सर्कल है, जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। उसके बारे में हम डिटेल में नीचे पढ़ेंगे। इधर द इक्वेटर बाइसेक्ट्स द अर्थ इनटू नॉर्थ एंड साउथ पार्ट्स, तो इक्वेटर जो है अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, बाइसेक्ट करती है यानी कि काट देती है, नॉर्थ और साउथ पार्ट में। द वन ऑफ द नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर यानी कि आधा सर्कल, वाइल द वन ऑफ द साउथ इज कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसे हम नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं और नदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो साउथ वाला पार्ट है उसे हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड प्रोग्रेसिवली बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, तो इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में जो पैरेलल्स है यानी कि हमारे जो सर्कल्स है, लैटिट्यूड जो हमारे सर्कल्स बने हैं अर्थ पर, ग्लोब पर, वो प्रोग्रेसिवली बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। जैसे ही वो नॉर्थ साइड या साउथ साइड हमारे सर्कल्स बढ़ते रहते हैं इक्वेटर से, वो क्या होते हैं फ्रेंड्स, स्मॉलर और स्मॉलर होते रहते हैं। देखो एक एग्जांपल दिया गया है इधर, देखो इधर मैं आपको बताऊंगा। देखो अभी ये हमारा इक्वेटर है, ये वाला, ये देख रहे हो आप इक्वेटर है। तो ये जो इक्वेटर के नीचे का साउथ साइड में अगर सर्कल्स हमारे जा रहे हैं, ये वाला सर्कल, ये वाले पैरेलल्स, ये वाले पैरेलल्स, ये क्या हो रहे हैं, जैसे ही ये साउथ तक पहुंच रहे हैं, साउथ के पोल तक, साउथ पोल तक पहुंच रहे हैं, वो छोटे होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अर्थ गोल शेप में बना है। और अगर ये नॉर्थ तक भी जा रहे हैं तो ये सर्कल छोटे हो रहे हैं। आप देख सकते हो इधर ये सर्कल, ये सर्कल,
ये सर्कल छोटे होते जा रहे हैं जैसे हम नॉर्थ तक पहुंच रहे हैं। देखो इतना, फिर इतना, फिर इतना, ये सर्कल छोटे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है गोल है, इसीलिए ये छोटे हो रहे हैं। प्रोग्रेसिवली स्मॉलर और स्मॉलर ये बनते जाएंगे जैसे ही वो नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ बढ़ते रहेंगे। सर्कल्स बने हुए ऑन द ग्लोब एंड ऑल्सो ऑन द अर्थ एट द नॉर्थ एंड साउथ एंड्स ऑफ द एक्सिस दे अपीयर्स एज पॉइंट्स। तो ग्लोब पर भी या अर्थ पर भी, तो ग्लोब पर आप देखोगे तो नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ, नॉर्थ और साउथ के एंड की तरफ वो एक पॉइंट जैसा बन जाएंगे। वो सर्कल जो है पैरेलल्स, वो पॉइंट बन जाएंगे, एक टिपका, एक बूंद जैसे बन जाएंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स अभी मैं बताता हूँ आपको, देखो ये सर्कल आते आते छोटे हो रहे हैं, पर ये जो देखो नॉर्थ पोल पर देखो एक टिपका जैसा ही बन जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा। ये एक नॉर्थ पोल पर एक पॉइंट बन जाएगा और साउथ पोल पर भी ये सर्कल इतना छोटा हो जाएगा कि ये एक पॉइंट बन जाएगा। आप देख सकते हो ये पॉइंट को मेरे जो मैंने बनाया, ये एकदम पॉइंट जैसे बन जाएंगे। फिर अभी आगे आते हैं। दिस आर कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल रिस्पेक्टिवली। तो देखो ये जो पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल बोलेंगे जो नॉर्थ में बना होगा, और जो साउथ की तरफ बना होगा उसे साउथ पोल बोलेंगे। While mentioning the value of a parallel, it is necessary to mention whether it is northern or southern hemisphere. तो जब हम अब पैरेलल्स की वैल्यू बताएंगे डिग्री में, एंगुलर डिस्टेंस उनका बताएंगे, वैल्यू बताएंगे, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो हमें मेंशन करना कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है क्या साउथर्न हेमिस्फीयर में है, क्योंकि हमारे पैरेलल्स तो पूरे अर्थ ग्लोब में है। तो क्या वो नॉर्थ पार्ट में या साउथ पार्ट में, हमें वो बताना पड़ेगा। द पैरेलल्स फ्रॉम द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर रिफर्ड एज 5 डिग्री नॉर्थ, 15 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ। तो जो भी पैरेलल्स हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होंगे यानी कि नॉर्थ पार्ट में होंगे, उन्हें हम कैसे रिफर करेंगे, 5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि हम जितनी उनकी वैल्यू होगी, जैसे कि 5 डिग्री उसकी वैल्यू होगी तो 5 डिग्री लिखेंगे और उसके आगे हम एन डाल देंगे जो इंडिकेट्स करेगा, जो बताएगा कि वो हमें नॉर्थ के है। एन यानी कि नॉर्थ, जो हमें बताएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हैं। वेयर इज द पैरेलल्स फ्रॉम द साउदर्न हेमिस्फीयर आर रिफर्ड एज 5 डिग्री साउथ, 15 डिग्री साउथ, 30 डिग्री एस और 50 डिग्री एस भी आप पढ़ सकते हो। तो देखो अभी जो सदर्न हेमिस्फीयर के, जो साउथ पार्ट के पैरेलल्स की वैल्यू हमें अगर हम बता रहे हैं तो उनकी वैल्यू 5 डिग्री है, तो उसके आगे हम एस लगाएंगे अगर वो साउथ के होंगे, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि ये साउथ के हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये चैप्टर में एक पार्ट अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अब नेक्स्ट पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूँ मेरे चैनल अब्दुल रेडी केयर पर। आप जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिए, उधर आपको सेकेंड वीडियो भी मिल जाएगा, या तो आपको सर्च से ही मिल जाएगा वीडियो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे दूसरे चैनल अब्दुल एंड रुबीना चैलेंज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, जाओ अभी वीडियो ख़त्म हो गया, फटाफट जाओ, और उससे जाने से पहले ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल रेडी केयर।